देखिए, ठीक है ना। देखिए अब इधर जो है, हाँ, थैंक यू सो मच आप सभी को, और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको भी थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिए, जिससे कि मेरा चैनल जल्दी से जो है ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए और पैसा वैसा भी मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा। इसी के साथ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए इससे पहले क्या हुआ, आपको मैंने इससे पहले बता दिया था कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है वो 3-4 नियम पर आधारित है, जो 4 नियम में लिखवाया था। लेकिन जो है एक मैं इसमें से बता दिया था कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो आपने देखा कि कोई भी वस्तु जब अनंत पर रहता है तो जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु के आकार का बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है? बहुत छोटा, मतलब एक बिंदु के आकार का। और किस पर बनता है? मुख्य फोकस एफ पर बनता है। मुख्य फोकस एफ पर बनता है। और क्या होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो अब इसके बाद देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण के समीप आता है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब दूर जाता है। एक जो है आपस में ये दोनों विपरीत होते हैं। वस्तु अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर वस्तु जो है दर्पण के समीप जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब क्या होगा? दूर होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। अभी तो बिंदु के आकार का बना था ना, लेकिन धीरे धीरे साइज बढ़ेगा और वस्तु जो है दर्पण के पास थोड़ा छोटा छोटा होते हुए आएगा। क्योंकि दूर रहेगा वस्तु तो देखने के लिए उसे बड़ा रखना पड़ेगा नहीं। और जब धीरे धीरे जब दर्पण के पास आएगा तो वो वस्तु की लंबाई छोटी होती जाएगी लेकिन प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। तो दूसरा है कंडीशंस में लिख दे रहे हैं दूसरा, कि जब वस्तु क्या हो, पहले शुरू में वस्तु अनंत पे था ना, अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में आ जाएगा। कहाँ आएगा? वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। समझ में आया? तो इस कंडीशन में जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु, देखिए हेडिंग समझिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। जैसे मैंने जो है एक अवतल दर्पण बनाया इस तरह से, क्योंकि अवतल दर्पण के बारे में चर्चा हो रही है, नहीं किस दर्पण के बारे में चर्चा हो रही है? अवतल दर्पण। ये जो है M1 है, ये M2 है और ये इस दर्पण का ये ध्रुव P है और ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य। देखिए ये जिस प्रकार के द्वारा ये जो है वृत्त बना है, ये सर्किल बना है, जिस प्रकार के द्वारा ये दर्पण जो बना है, इसी के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इस तरह से। और वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये जो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, ये इसके बीच का जो बिंदु होता है, CP के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस बिंदु इनके बीच में रहता है। अब हमें क्या देखना है? पहले तो अनंत पर हम देख लिए, लेकिन अब वस्तु जो है क्या होगा कि अनंत मान लीजिए ये है अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में यहीं कहीं वस्तु होगा, यहीं वस्तु होगा। मान लीजिए वस्तु जो है ये A है, ये B है, ये वस्तु है। क्या है? वस्तु है। ये वस्तु कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में एक नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक किरण जो है A से चलती है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य, देखिए मान लीजिए एक किरण A से चली और जो है दर्पण के परावर्तक तल पे मान लीजिए जो है ये N बिंदु पे गिरी। किस बिंदु पे गिरी? N बिंदु पे। तो दर्पण क्या करता है? किसी भी आपतित किरण को परावर्तित करता है कि नहीं? तो ये जो N बिंदु पर जब टकराई किरण तो इसको परावर्तित कर दिया। हम नियम भी बताएं इससे पहले कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से, परावर्तन के बाद क्या कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस एफ से होकर
तो ये किरण जब दर्पण यन से जब टकराएगी तो जब परावर्तित होगी तो यही मुख्य फोकस यप से होकर जाएगी। किस बिंदु से जाएगी? मुख्य फोकस यप से होकर जा रही है कि नहीं जा रही? समझ में आ रहा है ना। और दूसरी किरण जो है जाएगी वक्ता केंद्र सी से। दूसरी किरण कहाँ जाएगी? क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो जब दोनों किरणें आपस में काटेंगी जहाँ जिस बिंदु पे, उसी बिंदु पे तो प्रतिबिंब बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ से एक किरण और जा रही है ए से एक किरण और आ रही है, इस तरह से ए से एक किरण आ रही है जो वक्ता केंद्र सी से होकर जा रही है। कहाँ जा रही है? और इससे और जो है दर्पण के बिंदु यम पर गिरती है। मान लीजिए किस बिंदु पर गिरती है? यम। तो मैंने बताया इस एक नियम इसमें से भी बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है और वह वक्ता केंद्र सी से अगर जाए तो उस परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो यहाँ से जब ये टकराएगी तो जब वापस लौटना होगा तो यह अपने ही मार्ग में जाएगी। जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से जाएगी। तो जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से क्या होगी? लौट जाएगी। अब ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए पर मान लीजिए ए डैश पे काट रहे हैं। इस ए डैश पे जो काट रहे हैं ये ए का प्रतिबिंब बन रहा है डैश पे। किसका प्रतिबिंब? क्योंकि ए से तो किरणें जा रही हैं तो ए का प्रतिबिंब ए डैश पे बन गया। अब ए डैश से इस मुख्य अक्ष पे जो हम लंब डाल देंगे इस तरह से ए डैश बी डैश मान लीजिए, तो ये ए डैश बी डैश जो है ये जो पूरा जो है इस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ ए डैश से जब हम मुख्य अक्ष पे से लंब डाल देंगे, मतलब 90 डिग्री इस तरह से लंब डाल देंगे, तो जो ए डैश बी डैश है इस वस्तु का क्या हो जाएगा? पूरा प्रतिबिंब। और आप देखिए उल्टा है कि नहीं? ए ऊपर है इसमें, ए नीचे आ गया कि नहीं आगे? और ये बी नीचे है, बी ऊपर आ गया कि नहीं इसमें? तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वक्ता केंद्र सी और फोकस के बीच में बन रहा है। तो यही लिख लीजिएगा। इसमें जो है प्रकृति इसका कैसा है? प्रकृति मतलब किस प्रकृति का बन रहा है? वास्तविक बन रहा है कि आभासी? तो प्रकृति इसका क्या है? वास्तविक। प्रकृति कैसा है? वास्तविक। दूसरा है इसमें कि इसकी स्थिति कहाँ है, मतलब ये कहाँ स्थित है, इसका पोजीशन क्या है? तो स्थित इसका कहाँ है? मुख्य फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच में। तो यह स्थिति है, मतलब वक्ता केंद्र सी, वक्ता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में कि नहीं है? बीच है। वो स्थिति इसकी पोजीशन कहाँ है? वक्ता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच। और तीसरा कंडीशन लिख लीजिए कि इसकी जो है, इसका जो है आकार कैसा है? आकार प्रकृति कैसा है? वास्तविक है। और आकार वास्तविक है, और आकार जो है कैसा है? आकार इसका है वस्तु से छोटा। वस्तु से कैसा है? छोटा और उल्टा है। वस्तु से छोटा और क्या है? उल्टा है कि नहीं है? सीधा है, उल्टा है। तो इस तरह से आपने सीखा। अगर मान लीजिए पेपर में अगर आप पूरा हिंदी में लिखने में दिक्कत हो रहा हो तो फिगर अच्छे से बना दीजिए, उसके बाद ये 3 पॉइंट लिख दीजिए अच्छे से, तभी अच्छा नंबर मिलेगा। मान लीजिए अगर समय रहे तो पूरा हिंदी में भी इसे लिख दीजिए कि जो है मैं एक वस्तु ए बी लिया, जिसे जो है अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच में रखा। अब ए से चलने वाली एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है दर्पण के यन बिंदु पर गिरती है, परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी किरण जो एम है, दूसरी किरण जो ए से चलती है और दर्पण के यम बिंदु पे गिरती है, और यह वक्ता केंद्र सी से होकर जा रही है, इसलिए अपने मार्ग में क्या हो जा रही है? वापस लौट जा रही है। ये दोनों परावर्तित किरणें ए डैश में मिल रही है, जहाँ ए का प्रतिबिंब बन रहा है। अब ए डैश से मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल दिए हैं, ए डैश बी डैश, जो कि इस पूरे वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है, जिसका आकार जो है वस्तु से छोटा है और उल्टा है और वास्तविक है, और वक्ता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में। बस इतना ही। आप तो बना के इसे लिख सकती हैं कि नहीं लिख सकती हैं? लिखवाना जरूरी है हिंदी में? हाँ, क्या हुआ? लिखवा दिया जाता, फिगर वगैरह बन गए सब। आप सब सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जिससे कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप ही सबके सपोर्ट से ही मैं ये काम शुरू किया हूँ, और आप सब अगर ध्यान देंगे तो ऐसे ही मैं अच्छा वीडियो
डालता रहूँगा अपने यूट्यूब पे और आप सबको ज्ञान मिलता रहेगा। बन गया है ना फिगर सब। और ये सब जो है ऐसे ही मैं एक एक करके, देखिए आप वस्तु धीरे धीरे जैसे आ रहा है दर्पण के पास, वैसे ही इसका जो प्रतिबिंब है पहले फोकस में बना था, अब दूर होता जा रहा है, इसे दूर होता जाएगा। इसके बाद आ रहा है कि जब वस्तु, मिटा दे रहे हैं, हो गया फिगर, बना लीजिए। अब इसे मैं हेडिंग यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए इसे पेपर में आ जाता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा है मिटा दे रहे हैं। देख लीजिए, बना लीजिए बगल में देख के। अब देखिए इसके बाद तीसरा पोजीशन, तीसरा है, तीसरा कह रहा है कि पहले मैंने देखा कि वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में होगा। अब वस्तु कहाँ होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है आपका, ये अवतल दर्पण है। ये M1 है, ये M2, ये अवतल दर्पण है और इसका ध्रुव ये P है। इस तरह से ये मुख्य अक्ष है। ये जिस प्रकार के द्वारा बनाया गया होगा, मतलब उसका जो वो होगा बिंदु, ये यहाँ C हो जाएगा वक्रता केंद्र, और ये मुख्य फोकस F होगा। अब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र C पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र C पर रखा जाएगा। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये वस्तु है, इसको वक्रता केंद्र C पे रखा गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, जो A बिंदु से चल रही है, और इस अवतल दर्पण के बिंदु C पर, मतलब बिंदु D पर गिरती है। मान लीजिए किस पर गिरती है, बिंदु D पर गिरती है, और उसके बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाएगी। ये सब नियम लिखवाया गया कि अगर कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाएगी, और दूसरी किरण जो है मुख्य फोकस F से होकर जा रही है। दूसरी किरण कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस F से। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, समांतर होगी कि नहीं होगी। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं वहीं तो एक का प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि A से ही किरणें दोनों निकल रही है ना, तो जिस बिंदु पे काट रही है वहाँ A का प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए A का प्रतिबिंब A डैश पे बन रहा है। अब A डैश से इस मुख्य अक्ष पर जब हम लंब डाल देंगे, इस तरह से ये लंब डाल देंगे, ये जो है, तो ये मान लीजिए A डैश, ये B डैश लंब डाल दिया गया, तो A डैश B डैश जो है ये AB का पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या देखा कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र C पे हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पे ही बनता है, और वस्तु के ही बराबर बन रहा है, और वास्तविक बनता है। और क्या बनता है, वस्तु के बराबर, और वक्रता केंद्र C पे बनता है, और उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर बने तो समझिए कैसा बन रहा है, उल्टा। तो ऐसे इसमें भी 3 पॉइंट से लिख दीजिएगा कि जब वस्तु जो है अनंत वक्रता केंद्र पर होता है C पर, तो जो है प्रतिबिंब जो होता है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर
वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है। समझ में आया? जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब जो है वक्ता केंद्र सी पर वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा बनता है। इतना ही लिख दीजिएगा, बहुत है, लेकिन फिगर वो अच्छे से बना दीजिएगा। अगर समय रहेगा तो लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण वस्तु ए से आपतित होती है और अवतल दर्पण के डी बिंदु पर गिरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाती है। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस एफ से होकर जा रही है और दर्पण के बिंदु ई पर गिरती है, जहां से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये दोनों किरणें ए डैश में मिल रही है जहां ए का प्रतिबिंब है। अब ए डैश से हम जो है मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश बी डैश डालें जो कि पूरे वस्तु का प्रतिबिंब है, और यह प्रतिबिंब जो है वक्ता केंद्र सी पे बन रहा है और वस्तु के ही बराबर बन रहा है और उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अब आपको देखना है, नेक्स्ट हेडिंग है, बना लीजिए अच्छे से आप सब। देखिए आपको ये बता दिया गया कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्ता केंद्र सी पर हो। अब वस्तु कहाँ होगा, वक्ता केंद्र सी और फोकस के बीच में हो। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो है जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्ता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये देखना आपको। जब वस्तु वक्ता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच, ध्यान समझिए। एक जो है अवतल दर्पण इस तरह से बना लीजिए। ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इस तरह से अवतल दर्पण बन गया। ये है M1, ये है क्या है M1, ये M2 है, ये M1 है, ये M2 है, ये ध्रुव है P, ध्रुव P है। और ये जिस तरह से बनाया गया होगा, यहाँ पर मान लीजिए केंद्र है प्रकार की सहायता से, ये केंद्र मान लीजिए C है और ये मुख्य फोकस F है और ये मुख्य अक्ष है। अब क्या कीजिए, वस्तु कहाँ रखना हमें, वक्ता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में ही वस्तु रख दीजिए। यहाँ पर क्या करिए, इसके बीच में एक वस्तु रख दीजिए इस तरह से। ये मान लीजिए ए है और ये बी है ना, वस्तु हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित एक किरण जो है, मान लीजिए ये डी बिंदु पे, मतलब दर्पण के डी बिंदु पे गिर रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी नहीं जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जा रही है, एफ से होकर जा रही है कि नहीं जा रही है। और दूसरी किरण जो मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। हम अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो नियम मैं लिखवाया हूँ उसी नियम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं उसी बिंदु पे जो है इस ए का प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए ए डैश पे काट रही है, अब ए डैश से जो है हम इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिए ए डैश बी डैश, तो ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। तो आपने क्या देखा कि जब वस्तु वक्ता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, और अनंत, ये अनंत है, ये अनंत है, अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच में बन रहा है। समझ में आया, और उल्टा बन रहा है। बस इतना ही लिखना है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में हो, तो प्रतिबिंब अनंत
तो प्रतिबिंब अनंत, ये अनंत है, ये क्या है, अनंत है, ये क्या है, अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच में बन रहा है कि नहीं। तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा बनना, बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। बस इतना ही लिख दीजिए, काफ़ी है ना। फिगर लेकिन गलत ना बनाइएगा, फिगर अगर गलत हुआ तो समझिए आपको थ्योरी पे नंबर मिलेगा। फिगर अगर नहीं बना पाए, समझिए थ्योरी अगर नहीं बना पा रहे हैं आप, तो थ्योरी अच्छे से लिख दीजिए कि जब वस्तु यहाँ होता है तो ये प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तब थ्योरी पे नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फिगर बना लिए अच्छे से और इस तरह से प्रतिबिंब को दर्शा दी, तो अगर इतना ही लिख देंगे तभी नंबर मिलेगा ना। तो जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र, जब वस्तु कहाँ हो, वक्ता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में हो, तो प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। तो इतना समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका कि जब वस्तु अब कहाँ आएगा, मुख्य फोकस एफ पर आएगा। लिखते रहिए। इसके बाद नीचे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं कि जब वस्तु जो है मुख्य फोकस एफ पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो। देखिए ध्यान से कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो, मिटा दे रहे हैं स्पीकर को, बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि ये सब अगर आप समझ लेंगे अभी ना, तो बाद में जो है आप दूसरे को भी समझा सकती हैं। समझा लेंगे नहीं आप सब, तो इसलिए हर एक चीज़ को पॉइंट से समझिए, अच्छे से घबराइए ना, क्योंकि कहते हैं ना कि अभ्यास करने से बहुत कुछ मिल सकता है। अभ्यास में ऐसा ताकत है कि आप चाहे तो क्या से क्या बन सकते हैं कि नहीं। तो अब देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो, इस तरह से मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर। ये जो है आपका अवतल दर्पण है, ये है M1, ये है M2, ये है ये क्या है, ध्रुव है। और इस तरह से यहाँ पर जो है वक्ता केंद्र C है और ये मुख्य फोकस F है। अब आपको क्या करना है, अभी तक तो वक्ता केंद्र C तक आपने वस्तु को, वक्ता केंद्र C और मुख्य फोकस F तक वस्तु को ले आए। अब बारी किस पर आने का है, मुख्य फोकस F पर आने का है ना। अब वस्तु कहाँ आएगा, मुख्य फोकस एफ पर। तो जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो, वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस एफ पर हो। मान लीजिए वस्तु जो है ये ए है, ये बी है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आ रहा है वैसे वैसे वस्तु का आकार भी छोटा होता जा रहा है। अब देखिए वस्तु जब मुख्य फोकस एफ पर आएगा तो एक किरण जो है सीधे जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और दर्पण के बिंदु मान लीजिए जो है दर्पण के बिंदु डी पर गिर रही है। और जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। तो ये भी किरण इस तरह से मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी, नहीं, मुख्य फोकस एफ से होकर से जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए। और दूसरी किरण जो है इस दर्पण पर इस तरह से गिरती है, दर्पण पर इस तरह से अभिलंबोत गिरती है, ऐसे गिरती है मान लीजिए।
तो और गिरती है, ठीक है। उसके बाद इससे हम जो है ये पीछे बढ़ाते हैं इस तरह से, तो ये वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है, वक्ता केंद्र सी से होकर इस तरह से जाती है, वक्ता केंद्र सी से। देखिए इधर गई, इधर से गई, ऐसे आपतित हुई, मान लीजिए ये ई बिंदु पे आपतित हुई दर्पण के ए ई, और इसे जब पीछे बढ़ाए तो यह जो वक्ता केंद्र सी से होकर जा रही है। तो हम जानते हैं कि जब कोई किरण वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात भी उसी मार्ग में वापस लौट आती है कि नहीं। तो ये किरण उसी मार्ग में वापस लौट गई। अब देखिए ये दोनों किरणें जो है आप पीछे कितना भी बढ़ा लीजिए तो कहीं ये सब कटने वाली नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है ना। ऐसे बढ़ाते जाइए, कहीं ये कटेंगी नहीं। तो जो समांतर किरणें होती हैं वो आपस में कहीं नहीं कटती हैं। समांतर किरण मतलब ये है कि उनके बीच की जो मतलब दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होनी चाहिए प्रत्येक बिंदु पे समान होनी चाहिए, और ये दोनों किरणें आपस में कहीं ना मिले। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस यह पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। अनंत पर, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर बनता है, और बहुत बड़ा बनेगा कि नहीं। तो यही लिख लीजिए इसमें भी। तो देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस यह पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता, अनंत वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बस इतना ही लिख दीजिए, काफ़ी है कि जब वस्तु मुख्य फोकस यह पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब इसके बाद आ रहा है आपका कि जब वस्तु जो है आपका आप ध्रुव P और F के बीच में हो, लिख लीजिए। इसके बाद आ रहा है कि जब वस्तु ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच हो, समझ में आया? जब वस्तु ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में हो, ये लास्ट कंडीशन है, लास्ट स्थिति है। इसके बाद वस्तु तो सीधे दर्पण पे आ जाएगा, दर्पण थोड़ी ना रखना वस्तु, ये लास्ट स्थिति है वस्तु की, बस यहीं तक आती है वस्तु। अब कहाँ आएगा? ये दर्पण के ध्रुव P जो है यहाँ और मुख्य फोकस F के बीच में आ जाएगा, ये लास्ट स्थिति है वस्तु के आने की, इसके बाद नहीं आएगा। और ये इतना समीप आ जाता है, आप सभी ध्यान से देखिए कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर आप पास में एक चम्मच आप सब देखिए कि नहीं, जो चमकदार चम्मच होता है जो स्टील का होता है, नहीं, उसमें अगर आप चेहरा अपना देखिए ना, उसमें जो है एक ढालू टाइप, एक मतलब इस तरह से अंदर धंसा हुआ होता है कि नहीं, जो होता है, ये क्या कहते हैं, जो चम्मच जो होता है बीच में एक धंसा हुआ पीछे उभरा हुआ होता है कि नहीं होता। तो जो धंसा हुआ भाग होता है अंदर का, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसमें आप अगर चेहरा देखिए ना, चमकदार जो होता है नहीं चम्मच, जो बीच में धंसा हुआ होता है, जिसे आप सब हलवा खाती नहीं है कि नहीं, तो बीच में धंसा हुआ भाग होता है। तो आप उस पर अगर चमकदार सतह है, उस पर ध्यान से देखिए अगर आप, तो आप देखेंगे कि वह अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। जैसे जैसे आप जो है चम्मच को आप पास में ले जाइए, इसे चमकदार सतह हो उसका, जो जिसपे आपका परछाई बने चेहरे का, अगर उस चम्मच को आप अपने चेहरे के पास ले जाएंगे ना, तो आपका जो चेहरा है ये बहुत बड़ा दिखाई देगा, मतलब बड़ा दिखाई देता है और आभासी दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे आप चम्मच को जो है दूर लेके जाइए, चम्मच को मतलब वस्तु को जैसे जैसे दूर ले जाएंगे आप, तो आपका प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता जाएगा। तो ये जो चम्मच होता है, जो अंदर का, जो मतलब सामने जो धंसा हुआ भाग होता है, ये अवतल की तरह व्यवहार करता है। और जो पीछे वाला होता है नहीं उभरा हुआ,
वो उत्तल दर्पण की। तो चम्मच से भी आप सब जो है प्रैक्टिकल कर सकती हैं। चम्मच एक चमकदार लीजिए जिसमें कि आपका चेहरा दिख जाए कि नहीं। तो ऐसे जब वस्तु आप कहाँ रखा जाएगा कि वस्तु को यफ और पी के बीच में रखा जाएगा। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, तेरा बेटा पूरा करके दिखाएगा। तो आप सब दिखाएंगे ना पूरा करके कि नहीं? ज़रूर दिखाइएगा। माँ से अपने कह दीजिए कि माँ बहुत बड़ा सपना देख तू, तेरा शेर शेरनी पूरा करके दिखाएंगे। आप देखिए कि जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुपी और मुख्य फोकस जब के बीच में। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है ये अवतल दर्पण बन गया। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये M1 है, ये M2 है, ये ध्रुपी है। इस तरह से जो है ये यहाँ पर वक्ता केंद्र C है, मान लीजिए थोड़ा और दूर कर लीजिए इस तरह से, यह वक्ता केंद्र ये C है, ये मुख्य फोकस F है। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखना है। आप वस्तु को यहाँ क्या देख रही हैं आप? उधर रोड पर तो आने जाने वाले लगे रहेंगे, लेकिन रोड बेचारा स्थिर रहता है। बेचारा वो दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान से पहुँचा देगा, लेकिन बेचारा वो मजबूर है, वो खुद नहीं चल पाता है। लेकिन आप सब मजबूर नहीं हैं, आप सब तो रोड पे तो एकदम रेसर की तरह दौड़ते हैं नहीं। देखिए इधर इसमें क्या करना है कि अब वस्तु को कहाँ रखना है? यफ और ध्रुव के बीच में रखना है। यहीं वस्तु रख दीजिए, वस्तु यहाँ रख दीजिए। जैसे ए है, वैसे शिक्षक होता है बेचारा ना, शिक्षक भी स्थिर हो जाता है, लेकिन जिसको शिक्षा देता है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जिस रोड की तरह एक शिक्षक भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है शिक्षक के साथ, जो बेचारा पढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है, वो शिक्षक का शिक्षक ही रह जाता है, लेकिन जिसको वो पढ़ाता है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, अगर वो लड़का ध्यान दिया कि नहीं। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई वस्तु है, ये भी ये मुख्य फोकस यफ और ध्रुव के बीच में रखा है। तो इसमें क्या होगा कि एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कि दर्पण के मान लीजिए डी बिंदु पे गिर रही है। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि यह मुख्य फोकस यफ से होकर जाएगी ना। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यफ से होकर जाती है कि नहीं जाती? जाती है ना, स्पष्ट है। और दूसरी किरण जो है इस दर्पण पर आपतित होती है, गिरती है इस तरह से। मान लीजिए ये डी किरण है, ये डी मतलब मान लीजिए ई बिंदु पे गिर रही है, दर्पण के ई बिंदु पे गिर रही है। इसको ऐसे पीछे बढ़ाइए आप, ऐसे ही पीछे बढ़ाइए। मान लीजिए वक्ता केंद्र यहाँ रख दीजिए, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो जाएगा। वक्ता केंद्र यहाँ रख दीजिए आप, यहाँ सी। अब इस तरह से जो है दर्पण पर गिर रही है और वक्ता केंद्र सी से होकर जा रही है ना। और हम जानते हैं कि जब कोई किरण जो है वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है, आगे कि नहीं। लेकिन आप इसे बढ़ाते जाइए, कहीं मिलेंगे नहीं, ये कहीं नहीं मिलेंगे ना। लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाना है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि हम आगे बढ़ा देंगे इसे, इसी को क्या करेंगे आगे। ये जो परावर्तित किरण है ना, तो इसको आप जब आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा इसे आगे कर दीजिए, काल्पनिक रूप में इस आभासी करते हुए इसे आगे बढ़ा दीजिए, तो आप सब देखेंगे कि ये जो किरणें हैं ना, ये आगे बढ़ाने पे मिल जा रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये बिंदु मान लीजिए ए डैश पे मिल रही हैं। कहाँ मिल रही है? ए डैश, क्योंकि पीछे तो कहीं मिलना नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों परावर्तित किरणें ए डैश से आती हुई प्रतीत होती है। जब मुख्य फोकस यफ और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रहता है तो इनकी जो परावर्तित किरणें हैं किसी बिंदु ए डैश से आती हुई प्रतीत होती है, जहाँ ए का प्रतिबिंब बनता है। अब ए डैश से इस मुख्य अक्ष पे हम जब लंब डाल देंगे इस तरह से, तो ये जो लंब होगा ए डैश बी डैश, ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। ए डैश बी डैश ए बी का पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब वस्तु ध्रुव पी और यफ के बीच में होता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा? दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है, क्योंकि ए डैश जहाँ ए है वही उधर ही ए डैश है, मतलब सीधा बनता है और वह से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। समझ में आया? तो यही लिखना है इसमें यही लिख दीजिए
कि हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। समझ में आया? तो जब वस्तु ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसके बाद हम बताएंगे आप सबको कि जो है अवतल दर्पण के कुछ उपयोग बताया जाएगा कि अवतल दर्पण के उपयोग भी आता है पेपर में। उसके बाद हम बताएंगे आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी तो आप सबने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा ना। अब आपको पढ़ना है कि अवतल दर्पण के उपयोग पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम उत्तल दर्पण की चर्चा करेंगे।